हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 जो हमने कल स्टार्ट किया था। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे थंडरस्टॉर्म तक। आज पढ़ते हैं सी ब्रीज। द सन वार्म्स द लैंड्स वाटर बट द लैंड वार्म्स फास्टर देन वाटर इन द डे। द सी इज कूल एंड द लैंड इज वार्म and hot air above the land rises, the cool air above the sea blows towards the land of the take place। मतलब क्या है इसका? सन वार्म्स बोथ, सन जो होता है उसकी जो रेज होती हैं, सनलाइट जो होती है वो ज़मीन और पानी दोनों को ही गर्म करता है, बट जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी से। ठीक है, इन द डे दिन के समय क्या होता है, समुद्र का जो पानी है वो तो कूल रहता है और लैंड इज वार्म, ज़मीन होती है वो गर्म रहती है। हॉट एयर अबव द लैंड, जो ज़मीन से ऊपर हवा गर्म हवा चलती हैं, इन कूल एयर अबव द सी ब्लोज, और जो गर्म हवाएँ होती हैं ज़मीन के ऊपर चलती हैं और ठंडी हवाएँ होती हैं वो सी के ऊपर चलती हैं टुवर्ड्स द लैंड टेक प्लेस। ठीक है, एंड लैंड ब्रीज कौन सी होती हैं? ड्यूरिंग द लाइट, रात के समय में, देयर इज नो सनलाइट, कोई सनलाइट नहीं होती है, तो लैंड कूल्स डाउन क्विकर देन द सी वाटर। तो क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो सी वाटर के पीछे जल्दी से ठंडी हो जाती है। सो द वाटर इज इन द सी वार्म इज वार्मर देन द लैंड। इसलिए क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी होता है वो वार्मर देन द लैंड, ज़मीन से ज़्यादा गर्म होता है। वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप, इससे क्या होता है, जो हरी गर्म हवाएं जो होती हैं वो समुद्र की ऊपर हो जाती हैं। एंड कूल एयर, जो ठंडी जो हवाएं होती हैं कूल एयर होती हैं, रसिस एंड टू टेक प्लेस, और जो कूल एयर जो होती हैं, ठंडी हवा होती हैं, वो रसिस टू टेक प्लेस, ज़मीन पर रह जाती हैं। सो द कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, इसलिए जो ठंडी हवाएं होती हैं वो ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं। इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, इसीलिए इन हवाओं को लैंड ब्रीज कहा जाता है। द लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट, जो लैंड ब्रीज जो होती हैं वो ज़्यादातर रात के समय में चलती हैं। फिर आते हैं हम लोग वाटर इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड विद नो स्मेल। पानी जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और देयर इज़ नो स्मेल एट ऑल, और इसमें कोई किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती है। नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 70% जो अर्थ की सरफेस है वो पानी से घिरी हुई है। वाटर इज फाउंटेन इन लेक्स, रिवर, ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज। जो पानी जो होता है वो लेक में, नदियों में, समुद्र में, महासागरों में, सागरों में, इन सभी वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड, और ये ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है, इसको हम अंडर ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब पानी जो होता है हवा में भी पाया जाता है वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर, भाप की फॉर्म में। नियरली 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ वाटर, हमारी बॉडी का 60% पार्ट जो है ना वो पानी से बना हुआ होता है, वाटर से बना होता है। नियरली 70% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मेड ऑफ वाटर, और हमारा ह्यूमन ब्रेन जो इंसान का दिमाग होता है, जो मेन पावर पॉइंट होता है बॉडी का, वो भी नियरली 70% पानी से बनता है। एंड इज इज प्रीशियस गिफ्ट, और ये वाटर जो होता है नेचर का बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट है, कीमती गिफ्ट है ये। अब आते हैं वाटर साइकिल पर। वी नो दैट व्हेन द सन शाइन, द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट वाटर फ्रॉम पोंड, लेक, रिवर एंड ओशियन टू द वाटर फॉर्म। मतलब हम जानते हैं जब सूरज की किरणें पानी में पड़ती हैं तो ये गर्मी की वजह से पानी भाप बनकर नदियों में से, तालाबों में से, झीलों में से, सागरों, महासागरों में से भाप बनकर उड़ जाता है। दीज वाटर वेपर राइजेज अप इन द स्काई, यह पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। कूल्स डाउन, और ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है। एंड कंडेंसेस ऑफ फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और ये ऊपर जाकर ये बादल बनकर आकाश में छा जाता है। द क्लाउड कंडेंसेस टू द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, और जब ये कंडेंस होते हैं तो ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसको हम रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। द कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म ऑफ द एटमॉस्फेरिक बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड। इस प्रकार से ज़मीन से पानी का भाप बनकर ऊपर बादल बनकर ऊपर चला जाना, और ऊपर से फिर से ड्रॉपलेट्स में ज़मीन पर बारिश के रूप में नीचे आ जाना, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं।
अब आते हैं हम लोग, द सन कॉजेज द फिनोमेना ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। सन किस प्रकार से इवापोरेशन और कंडेंसेशन करता है, आइए हम देखते हैं जरा। हीट ऑफ द सन स्लोली चेंजेस द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू द वाटर वेपर। मतलब क्या करता है, सन जो होता है स्लोली वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर कर ऊपर ले जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो इस प्रकार से पानी को गर्म करके उसको भाप में बदल देना, इसको इवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवापोरेशन। उसको आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव पड़ते हैं उस पर। तो नंबर 1 विंड। इवापोरेशन ऑफ फास्ट इज फास्टर व्हेन इट इज विंड मूविंग विंड एब्जॉर्ब वाटर रिपीटली। मतलब जब हवा चल रही होती है तो इवापोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि हवा जब तेज़ चलेगी, हवा चलती रहेगी तो इवापोरेशन जल्दी से रैपिडली फॉर्म में ऊपर जल्दी जल्दी जाता रहेगा। टेम्परेचर, इवापोरेशन इज़ फास्टर इफ द टेम्परेचर इज़ हाई। अगर जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही फास्टली होगा, उतना तेज़ी से होगा। फिर आता है हम लोग ड्राई एयर, सूखी हवा। इवापोरेशन टेक्स फास्टर व्हेन एयर इज डेड। मतलब जब हवा सूखी होती है, मतलब कोई मॉइस्चर हवा में नहीं होता है, उस वक्त आपका इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है। बिकॉज ड्राई एयर में वाटर मॉइस्चर होता है वो बहुत कम होता है। उसको आता है सरफेस एरिया। इवापोरेशन इज फास्टर इफ द एक्सपोज सरफेस एरिया लिक्विड इज लार्ज। मतलब जिसमें पानी भरा हुआ, वो पानी भरने वाली जगह जो है ना, अगर ज़्यादा है, जैसे कि सागर हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, तो इनका एक बड़े एरिया में पानी भरा होता है, तो इसमें यहाँ पर इवापोरेशन फास्ट होता है। अगर हम किसी तालाब की बात करते हैं छोटे से, तो वहाँ पर इवापोरेशन बहुत कम हो पाता है। इसलिए अगर आपका जिस जगह पर पानी भरा हुआ उसका एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन भी फास्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे कल पढ़ेंगे हम लोग सरफेस एरिया के बाद। इसको यहाँ से पढ़िए कंटिन्यू तरीके से। एंड हैव अ नाइस टाइम टू यू।